चलिए लेसन आगे रीड करेंगे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। चलिए देखते हैं लेखिका क्या कहती है। अब लेखिका अपनी माँ के बारे में यहाँ बता रही है। लेखिका कहती है, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो लिखे पढ़े थे, होनहार थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसलिए उन्हें इस अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, जिनकी जेब में पुश्तैनी पैसा न था, न कोई विरासत थी। लेखिका कहती है, बेचारी मेरी माँ अपनी माँ यानी लेखिका की नानी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे विचार रखने पर मजबूर हो गई। लेखिका की माँ बहुत नाजुक थी। वह इतनी नाजुक थी कि खादी की साड़ी भी उन्हें भारी लगती थी। वे उस खादी की साड़ी को रात भर पहनने का अभ्यास करती ताकि दूसरे दिन वह साड़ी अच्छी तरह से पहन सके और उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। वे ऐसी नाजुक थी कि उनकी सास ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत है कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की कोशिश नहीं की। चलिए आगे लेसन रीड करेंगे। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहिबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजाबंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, जिनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी।
उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जुबानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। चलिए लेखिका क्या कहती हैं देखते हैं। कोशिश क्यों नहीं की? इसकी भी दो वजह थी। पहली वजह यह थी कि हिंदुस्तान के सभी लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से घबराए हुए थे और मेरे नाना यानी लेखिका के नाना पक्के साहब थे, जो जाति से हिंदुस्तानी थे पर चेहरे से, रंग ढंग से, पढ़ाई लिखाई से तो वह अंग्रेज दिखते थे। मज़े की बात तो यह थी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी की रोचक कथा थी मेरी माँ की शादी। अब दूसरी वजह थी मेरी माँ का व्यक्तित्व। मेरी माँ जो बहुत सुंदर थी, नाजुक थी, उन्हें दुनियादारी की कोई समझ न थी। वे ईमानदार थी, वे निष्पक्ष थी, वे कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे कोई काम करवाने की तो सोच भी नहीं सकता था। हाँ, किसी काम के लिए उनसे जुबानी राय ज़रूर ली जाती थी और उनके राय के हिसाब से काम भी लिया जाता था। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे।